वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम। सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब। याद रखिएगा कि जो भी हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। यदि आप खुद को बदलना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, देश को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहला इसका रास्ता बनता है शिक्षा ग्रहण करिए। लेकिन आजकल के बच्चे को हम देखते हैं स्टूडेंट लाइफ को अलग तरह से जीने की कोशिश करते हैं। वो स्टूडेंट लाइफ में मस्ती ढूंढने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, हम एक साथ दो नाव पे पांव नहीं रख सकते हैं। ऐसा करने से मेरा अस्तित्व बिगड़ जाएगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से केवल स्टूडेंट लाइफ को जीने की कोशिश करिए ताकि आपका भविष्य सुनहरा बन सके और आप एक अच्छे नागरिक बनकर उभर सके और अपने आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा सबक दे सके। तो आज हम लोग पुनः बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन को लाए हैं, जो आपके लिए 10th क्लास वालों के लिए, कंपटीशन वालों के लिए, मतलब जिसके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बायोलॉजी पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का समूह जो हम बना रहे हैं काफी फायदेमंद साबित होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती है। बायोलॉजी के काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट से हमने क्वेश्चन को यहां दिया है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। आप सभी जानते हैं मस्तिष्क जो है मानव का एक काफी संवेदनशील सोचनीय अंग है, जो आपके पूरे शरीर को संतुलन बनाने का काम करता है, नियंत्रण करने का काम करता है, समन्वय करने का काम करता है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में जाना जाता है मस्तिष्क, जिसमें आप जानते हैं सभी सूचनाओं को आवेगों द्वारा ग्रहण करने की क्षमता होती है और उसका निष्कर्ष निकाल के रिजल्ट के रूप में वो क्या करता है, सूचना को संचित करके रखता है, जो कि किस रूप में, चेतना, आवेग, उद्दीपन। तो हम सब जानते हैं चेतना रूप में स्मृति जो होती है क्या है, एक प्रकार की चेतना है। क्या मैं क्या सोचन शक्ति है, किस प्रकार हम हर एक काम को करते हैं, ये मेरी क्या है, चेतना शक्ति है। तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है, चेतना के रूप में। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है। देखिए, मेरुरज्जु जो है हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ भाग है, जो पीछे, मतलब मेरुरज्जु मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क मेडुला ऑब्लंगेटा से जुड़ा रहता है और कमर तक जाता है, जो जिससे ढेर प्रकार की नर्व्स निकले रहती है, जो सूचनाओं को क्या करता है, आवेग रूप में गमन करके मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। तो उसकी रक्षा मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कौन करता है, कोशिका, मस्तिष्क, कशेरुक दंड, इनमें से कोई नहीं। तो कशेरुक दंड जो है क्या करता है, मेरुरज्जु की रक्षा करने का काम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पादप हार्मोन जो पौधे में वृद्धि का घटक है। देखिए, नियंत्रण और समन्वय हमारे जैसे जो भी मानव है, बहुकोशिकीय जीव है, उस सभी में रासायनिक और तंत्रिकीय दोनों नियंत्रण समन्वय का काम होता है। लेकिन पादप जगत जो है केवल क्या करता है, रासायनिक समन्वय का काम करता है। हार्मोनों के द्वारा केवल उसका क्या होता है, समन्वय होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो वृद्धि है पादप में किस हार्मोन की वजह से होता है। जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन, एवीए, एसिड इसको बोला जाता है, एथिलीन। तो आप जानते हैं ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन जो है, ये क्या है, आपका एक पादप हार्मोन है जो वृद्धि में क्या करता है, मदद करता है, जो पौधा के तना के अगले भाग, पत्ती के अगले भाग, जड़ के अगले भाग में पाया जाता है। और ये क्या करता है, हार्मोन, रसायन पौधे के वृद्धि में काफी सहायक होता है। जिब्रेलिन्स और साइटोकिनिन भी वृद्धि हार्मोन है, लेकिन प्रमुख वृद्धि हार्मोन सबसे पहला काम उसका ऑक्सिन का रहता है, वृद्धि हार्मोन
के रूप में, जो कि क्या करता है, पौधे के वृद्धि में सहायक करता है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को, रक्त को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो देखिए, रक्त का प्रमुख दो भाग, एक तरल भाग और एक ठोस भाग। रक्त का दो भाग जो आपका है, क्या रहता है, तरल भाग, जिसको द्रव्य भाग भी बोलते हैं, और दूसरा भाग क्या है, ठोस भाग। ठोस भाग, तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, जो कि पूरे रक्त का क्या होता है, लगभग 55% आपका ठोस भाग आ जाता है, और 45% लगभग क्या आ जाता है आपका प्लाज्मा। ठोस भाग में आप जानते हैं आ जाता है कौन कौन, श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण और प्लेटलेट। तो आप शॉर्ट में लिख देते हैं RBC, ठीक है, ये हो गया लाल रक्त कण, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, ये आपका हो गया श्वेत रक्त कण, और तीसरा आपका क्या है, प्लेटलेट्स। ये रक्त का ठोस कण है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्लेटलेट्स जो है रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल, RBC नहीं होगा, WBC नहीं होगा, प्लेटलेट्स, लसिका प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक है। और इस दोनों के सिवाय क्या एक, जो कि रक्त धमनी और शिरा के बाहर क्या लसिका रहती है, जो श्वेत क्या है, मतलब रंगहीन पदार्थ है, जो ये भी रक्त के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से को क्या करती है, आदान प्रदान करती है। जैसे हो गया पोषक तत्व, तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट आता है, कुछ वैध पदार्थ आता है जो रक्त से लेकर या रक्त को देकर क्या करता है, पूरे शरीर में काम को पूरा करता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हम लोग सब जानते हैं कि मानव हृदय में कितना बेस्म, 4 बेस्म होता है, ठीक है। ऊपर में क्या रहता है, मतलब 2 अलिंद और 2 नीले, 2 अलिंद और 2 नीले, 4 बेस्म होता है, 2 अलिंद और 2 नीले हृदय में। तो बोल रहा है ये संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों द्वारा, नीले द्वारा, अलिंद द्वारा। तो जानते हैं दाया अलिंद, बायां अलिंद, दाया नीला और बायां नीला। तो रक्त का निचला भाग अलिंद रहता है, जो कि ये क्या करता है, पंप करने का काम करता है। अलिंद द्वारा क्या हो जाएगा, हृदय से रक्त संपूर्ण शरीर में पहुंचेगा, जिसका प्रेशर होता है 120 Hg/mm, ठीक है। और ये सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, और 80 Hg/mm जो रहता है डायसिस्टोलिक प्रेशर रहता है, जो पूरे शरीर से रक्त वापस आता है। पूरे शरीर में रक्त जो प्रवाह करता है, किस पंप जो होता है अलिंद द्वारा, वो क्या मतलब सिस्टोलिक प्रेशर, जिसका माप क्या है 120 Hg/mm। पत्ती में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? देखिए, हम सभी जानते हैं ये जो पत्ती है, इसके पूरे पत्ती में आप ध्यान से देखिएगा, सूरज के प्रकाश में भी माइक्रोस्कोप की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपको बहुत सारा रंध्र नजर आएगा, छेद नजर आएगा, छेद जैसा जालीदार भाग नजर आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, एस्टोमाटा। इसी के सहायता से क्या होता है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है एस्टोमाटा के द्वारा। तो पत्ती में गैस का आदान प्रदान, और ये क्रिया क्या कहलाती है, विसरण क्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान कहां होता है, पत्तियों में होता है। शिरा, रंध्र, मध्य शिरा, इनमें से कोई नहीं, रंध्र द्वारा, एस्टोमाटा के द्वारा होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी बोल रहा है कि माइक्रोस्कोप द्वारा जो हम विभिन्न प्रकार के शारीरिक अंग का, रक्त का ढेर भाग को जो देखते हैं, यानी सूक्ष्म कोशिका को देखते हैं, किस सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 5x पर, 10x पर, 25x और 45x, तो 10x पर देखा जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जानते हैं 2 संवहन ऊतक पाया जाता है, संवहन
उत्तक पाया जाता है। ओके, दो समबाहु उत्तक, इसको समबाहु बंडल भी बोलते हैं। एक रहता है आपका क्या, जाइलम, जिसका हिंदी नाम क्या है, दारू, और एक होता है फ्लोएम, बांस तंतु। ओके, ये दो हिंदी नाम है। हिंदी नाम थोड़ा देख रहे हैं आप किस प्रकार है। तो जाइलम याद रखिएगा, जौ से जाइलम और जौ से जल। जल और खनिज लवण का संवहन किससे होता है, जाइलम उत्तक द्वारा आता है। और भोजन का पूरे शरीर में संवहन किसके द्वारा आता है, फ्लोएम उत्तक द्वारा आता है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन करने के लिए, अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए, ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। तो जाइलम क्या करता है, वहन, जल का वहन करता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। आप जानते हैं एबीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी। तो एटीपी जो है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा का क्या रूप होता है, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा निर्माण किया जाता है। जब भोजन का कोशिकीय शोषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां क्या होती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, किस रूप में, एटीपी के रूप में, और वहां वो संचित रहता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका गृह भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर भी बोलते हैं। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में कोशिकीय शोषण होता है, जो ऊर्जा उत्पादन का काम करता है, किस रूप में, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पित्त रस कहां से स्रावित होता है। हम सभी जानते हैं मानव के आहार नाल का एक भाग आता है क्या, यकृत। ये क्या है आपका, यकृत है। ओके, और यहीं पे यकृत में ही एक क्या रहती है, पित्त की थैली रहती है, जिससे एक नली निकला रहता है, जो कहां पे आगे चलकर आंत में, छोटी आंत से जुड़ी होती है, जो कि यहां से पित्त जो निकलता है वो वहीं पे जाके क्या होता है, प्रयोग किया जाता है छोटी आंत में। पित्त, पित्ताशय से पित्त निकलती है, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलती है, और वो दोनों छोटी आंत में जाके, छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया को क्या करती है, पूरी करती है। पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होता है, और छोटी आंत में उसकी प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो पित्त रस कहां से स्रावित होता है, अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो यकृत से क्या होती है, पित्त रस की स्राव होता है। किसके द्वारा होता है, यकृत में भी क्या है, एक पित्ताशय है, जिसको पित्त थैली भी बोला जाता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक जो है, आप जानते हैं कवक का एक प्रजाति फेमस है, मशरूम। मशरूम जो कि आप जानते हैं कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थ को क्या करता है, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे आसपास जो गंदगी जमा रहता है, जैसे गोबर का ढेर रहता है, वहां पे कवक का प्रजाति मशरूम जन्म ले लेता है। जहां पे हम देखते हैं गोबर में सड़े गले कार्बनिक पदार्थ के ऊर्जा से वो क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी, संभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। तो मृतजीवी पोषी, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से वो अपना पोषण करता है। कौन, कवक। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त को स्राव को रोकने में मदद करता है। वही क्वेश्चन हो गया, लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट जो होता है, क्या होता है, रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। विक्र, रक्त, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय। तो हम सभी जानते हैं विक्र जो है सेम के आकार का होता है, उदर गुहा के दोनों ओर। ये हो गया क्या, विक्र। दो विक्र पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी भी बोलते हैं, जो रक्त को क्या करता है, शुद्ध करने का काम करता है, रक्त शुद्धिकरण का काम करता है। रक्त में उपस्थित यूरिया
हो गया एमिनो अम्ल, यानी ये जो प्रमुख अब उत्सर्जी पदार्थ है उसको रक्त से बाहर निकाल के किसका निर्माण करता है, इस सब को जल के द्वारा मूत्र का निर्माण करता है। ओके, तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी तंत्र कौन हो गया, विक्र हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। आप सब जानते हैं कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन ये जहां पे भोजन देखता है, भोजन देखता है जहां पे, और ये यहां अमीबा का क्या है, भोजन का टुकड़ा मिल गया, ये भोजन मिल गया, तो उसी समय अमीबा क्या करता है, अपने इस कोशिका को सिकुड़ा कर किसका निर्माण कर लेता है, कूट पाद या पादाभ को। अमीबा एक कोश क्या है, सरल एक कोश क्या प्राणी है जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है और उसके बाद उसमें कोशिका, और ये जब भोजन ग्रहण कर लेता है तो इसमें भोजन रसधानी पाया जाता है, जिसमें भोजन, ये भोजन रसधानी हो गया, जिसमें क्या रहता है, भोजन और उसमें जल और पचाने वाला एंजाइम रहता है, इसको क्या बोलते हैं, भोजन रसधानी या खाद्यधानी भी बोलते हैं। तो ये कूटपाद के मदद से अमीबा क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। और अमीबा जानते हैं एक अनियमित आकार का होता है जो अपना रूप हमेशा बदलते रहता है, रूप भी बदलता है, किसके वजह से, कूटपाद के वजह से ही। ठीक है, तो अमीबा में भोजन कैसे पकड़ा जाता है, जीभ द्वारा, स्पर्शक द्वारा, कूटपाद, मुंह द्वारा, किसके द्वारा, कूटपाद द्वारा, जिसको पादाभ भी बोला जाता है। कूटपाद को क्या बोला जाता है, पादाभ। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। हमारे शरीर में दो प्रकार की शोषण क्रिया होती है, शोषण की दो क्रियाएं होती है। ठीक है, पहला में क्या आ जाता है, वायवीय शोषण, ऑक्सीकरण, वायवीय शोषण, और दूसरा आ जाता है अवायवीय, वायवीय। तो वायवीय शोषण हमें थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इष्ट हो गया किण्वन प्रक्रिया में अवायवीय शोषण ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वायवीय शोषण में 36 एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होता है, जबकि अवायवीय मानव में 2 एटीपी ही बन पाता है। तो आप देख रहे हैं कि कहां ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है, वायवीय शोषण, अवायवीय, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। टोटल 38 एटीपी मानव शरीर में ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। 38 एटीपी, 36 वायवीय द्वारा और 2 अवायवीय द्वारा। जहां अवायवीय शोषण में आप जानते हैं पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, और यदि कभी कभी ऑक्सीजन की ज्यादा कमी आ जाती है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण, पायरुविक अम्ल से किसका निर्माण हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिसके वजह से मांसपेशियों में थकान और दर्द का अनुभव, ऐंठन का अनुभव होता है, लैक्टिक अम्ल की वजह से। किस शोषण में, अवायवीय शोषण में, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक नहीं होती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका वायवीय शोषण हो जाएगा। मछली का श्वसन अंग है, अलग अलग जीवों में कुछ अलग अलग श्वसन अंग देखने को मिलता है, जिसे हम सब जानते हैं। मानव में श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा, नाक के द्वारा वायु लेके फेफड़ा द्वारा रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। लेकिन मछली में जो होता है किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। मछली में किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा हो जाता है। और कॉकरोच में किसके द्वारा होता है, ट्रेकिया के द्वारा होता है, ट्रेकिया के द्वारा हो जाता है। और मेढक में दो दो अंग काम करता है, एक हो गया फेफड़ा जो मानव में, और इसका एक त्वचा के द्वारा भी क्या होता है, श्वसन क्रिया होता है। तो पूछ रहा है मछली का श्वसन, ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा, तो क्या हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, गैस का आदान प्रदान रंध्र, जड़, तना, टहनी, रंध्र के द्वारा होता है। हम सब जानते हैं रंध्र में भी, जड़ में भी और तना में भी, पत्ती में भी, मतलब क्या, रंध्र पाया जाता है। जड़, तना, पत्ती में रंध्र पाया जाता है। याद रखिएगा, पत्ती में जो रंध्र पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है,
पत्ती में जो रंध्र पाया जाता, मतलब उसको रंध्र जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एस्टोमाटा। एस्टोमाटा। और तना में जो पाया जाता है उसको वात रंध्र बोलते हैं। वात रंध्र बोलते हैं, लेंटिसेल इंग्लिश में। और जड़ में जो पाया जाता है उसको मूल रोम बोलते हैं। मूल रोम छिद्र। और ऑक्सीजन के समय, मतलब श्वसन के क्रिया के समय क्या करता है? इन्हीं अंगों से वो क्या करता है? अपना गैसों का आदान प्रदान करता है, जिससे उसमें श्वसन क्रिया क्या होती है? पूरी होती है। हम सभी जानते हैं पौधा जड़ तना पत्ती में अलग अलग श्वसन करता है। सभी में श्वसन क्रिया में वो क्या करता है? ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है, ऐसा नहीं है कोई और ग्रहण करता है। मिट्टी में जो ऑक्सीजन का कण रहता है वहां पे जड़ द्वारा वो श्वसन क्रिया कर लेता है। और जानते हैं मिट्टी को इसलिए भुरभुरा बनाया जाता है, बार बार उसको उधेरा जाता है। और तना में लेंटिसेल वात रंध्र द्वारा क्या होता है? उसमें श्वसन क्रिया, और पत्ती में रंध्र द्वारा होती है। लेकिन भोजन बनाने का काम पत्ती केवल करती है, और उस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का ग्रहण करके पौधा क्या करती है? अपना भोजन बनाती है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा, श्वसन क्रिया में पौधा ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करती है, वो अलग अलग जड़ तना पत्ती में अलग अलग जगह से। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? व्हेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का? निश्चित रूप से आदमी का हृदय धड़कन क्या होता है? सबसे तेज होता है। 1 मिनट में लगभग 70 से 75 बार उसका क्या होता है? 70 से 75 बार धड़कन धड़कता है 1 मिनट। ओके, औसत 72 बार बोला जाता है। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन का प्रथम उत्पाद और प्रमुख उत्पाद जो है ATP ऊर्जा होता है, और अंतिम उत्पाद उसका CO2 जल, CO2 ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा। अंतिम उत्पाद पूछ रहा है तो CO2 और क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। प्रमुख उत्पाद ऊर्जा होता है, और क्या क्या उत्पादन करता है? तब D ऑप्शन रहेगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवक में, जंतुओं में, हरे पौधे में? हम सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है केवल और केवल कहां? पादप जगत में होता है, हरे पेड़ पौधे में। और इस प्रक्रिया द्वारा वो अपना भोजन बनाता है, जिसके वजह से हम पौधे को क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। स्वयं अपने भोजन का उत्पादन कर लेता है, और इसीलिए पौधे को हम लोग उत्पादक भी बोलते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना लेता है। और साथ में हम लोग का भी जितना पृथ्वी पर जीव है, किसी ना किसी रूप से क्या? पादप पर ही निर्भर रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 अलिंद, 2 नीला, अर्थात 4 कोष्ठक मानव हृदय में पाए जाते हैं, जो कि हो जाएगा 4 कोष्ठक। ठीक है, पक्षियों में 2 कोष्ठक और उभयचर प्राणियों में 3 कोष्ठक होता है, एक को छोड़कर मगरमच्छ में 4 कोष्ठक पाया जाता है मानव की तरह। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त क्या है? उत्तर, रक्त एक जो है आपका तरल संयोजी उत्तक है, जो कि तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में रहता है, और पूरे शरीर को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, संयोजी उत्तक। संयोजी मतलब जोड़ने वाला। ओके, पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है रक्त। तो रक्त एक उत्तक है, ठीक है, जो कि क्या है? तरल संयोजी उत्तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग? हम जानते हैं मानव आहार नाल जो है, पाचन तंत्र जो है, उसका सबसे लंबा भाग क्या होता है? आमाशय, छोटी आंत, ग्रासनली, बड़ी आंत। तो छोटी आंत सबसे लंबा भाग होती है, लगभग 5 से 6 मीटर की होती है। छोटी आंत लगभग 5 से 6 मीटर, और 8 से 10 मीटर लगभग आहार नाल की संपूर्ण लंबाई हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनता है? देखिए, परागकण ज्यादा ये ठीक है, ये हो गया परागकोश, और इसी के अंदर परागकण बनता है। ओके, आप देखते हैं धान के बाली में, पौधे के बाली ऊपर जो शीश रहता है, शीर्ष पे, उसमें आपको परागकण नजर आएगा, जो कि आपको छूने से वो क्या? खुरदरा टाइप का छोटा छोटा महीन दाना मुलायम एहसास होगा। तो परागकण कहाँ बनता है? परागकोश, अंडाशय, वर्तिका, पत्ती में। तो परागकोश में परागकण का निर्माण होता है, जिसको पुंकेसर बोला जाता है। पुतंतु, और ये क्या है? परागकोश है। चालनी नलिका पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में,
एक कोशिकीय पौधे में। चालनी नलिका फ्लोएम में पाया जाता है, जो उसको भोजन को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए क्या करता है, मदद करता है। चालनी नलिका इसलिए बोलते हैं कि इस फ्लोएम में जो है बिल्कुल इस तरह की रचना पाई जाती है, जिसके वजह से इसको क्या बोला जाता है, चालनी नलिका बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन, मास्टर सेल। तो हम सभी जानते हैं न्यूरॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, और ये तंत्रिका कोशिका ही मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, साइटोकाइन, ऑक्सिन। देखिए ऑक्सिन अभी तुरंत हमने देखा कि ये वृद्धि हार्मोन है, और साइटोकाइनिन भी एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है, और एथिलीन ये गैसीय पौधे में गैसीय रूप में पाया जाता है, जो कि क्या है, फल पकाने का काम करता है। और ऑक्सीटोसिन ये क्या है, पादप हार्मोन नहीं है, ये मानव हार्मोन है। तो पूछ रहा है कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हरे पौधे कहलाते हैं, अभी हमने बताया उत्पादक, क्योंकि अपना भोजन वे स्वयं बनाते हैं, उपभोक्ता हम लोग हैं, अपघटक सूक्ष्मजीव कहलाते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादक सभी हरे पौधे क्या है, उत्पादक के काम करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, सूर्य का प्रकाश। आप सभी जानते हैं पृथ्वी से क्या करता है, कार्बन जल लेके पौधा 6H2O यानी 6 अणु जल क्या करता है, पौधा पृथ्वी से ग्रहण करता है, और वायुमंडल से 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है, और सूर्य प्रकाश को ग्रहण कर, सूर्य प्रकाश को ग्रहण कर, और सूर्य प्रकाश ग्रहण करने वाला इसका वर्णक कौन है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और उस रासायनिक ऊर्जा का वो प्रयोग करता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल को तोड़ने में, और इसको तोड़ने के बाद क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। प्रमुख उत्पाद इसका हो गया C6H12O6, इसका ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, जो कि पौधा का भोजन भी है, और साथ में 6O2 ऑक्सीजन बनाने का काम करता है, और पुनः जलवाष्प बनाता है। तो ये हो गया कि पौधा का क्या पोषण, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक पदार्थ। तो देखिए हम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल भी है, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल भी है, अर्थात इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय के चारों ओर एक आवरण होता है जिसको पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं, पेरिकार्डियल गुहा। तो पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से, तो पेरिकार्डियल गुहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। हम सभी जानते हैं कि आरबीसी जो है 120 दिन, 180, 80, 220, आरबीसी 120 दिन जीता है, और इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, पिलिया में जाके। इसीलिए आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं किसको, पिलिया को। आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। ओके, रक्त का भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो, जिसमें आरबीसी आ ही जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में पाया जाता है क्या, हीमोग्लोबिन कण, जिसमें ऑक्सीजन बांधने की ताकत होती है। और यदि हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इसके वजह से क्या कौन हो जाता है, मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, एनीमिया रक्त और रक्तता, रक्त की कमी हो जाती है एनीमिया बीमारी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है, अभी बताए, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी, लसिका, आरबीसी इनमें से कोई नहीं। तो आरबीसी ऑक्सीजन का क्या करता है, वहन करता है, किसके साथ मिलके, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके। बीज रहित पौधे के उत्पादक में ये सहायक होते हैं, साइटोकिनिन सहायक होते हैं, ऑक्सिन सहायक होते हैं, जिबरेलिंस। बीज रहित पौधा हुआ कि उस पौधे की बात करते हैं जिसमें बीज नहीं बनता है, तो उस पौधे के वृद्धि में, उत्पादक में क्या सहायक होते हैं, ऑक्सिन और जिबरेलिंस दोनों सहायक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयोग, एकमात्र हार्मोन पौधा में जो है गैसीय रूप में पाया जाता है, जो फल पकाने का काम करता है। ठीक है, जिसके वजह से फल पकने के बाद भारी होकर क्या हो जाता है, गिर जाता है,
ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो एथिलीन जो है एक गैसीय क्या है, हार्मोन है जो पौधा में फल पकाने का काम करता है। हार्मोन स्रावित होता है। अब देखिए हार्मोन जो स्रावित होता है मानव में, वो किससे स्रावित होता है? हार्मोन जिस ग्रंथि से स्रावित होता है उसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहिस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर के त्वचा में आ जाता है, जिसको तेलिया ग्रंथि या श्वेत ग्रंथि कहते हैं। ये क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है, जो पसीना जिससे निकलता है, तेलिया पदार्थ निकलता है। नलिका ग्रंथि नहीं होगी, कोई नहीं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? देखिए मेरुरज्जु में, कोशिका में, पादप में, कोई नहीं। मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है? संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऐच्छिक क्रिया है? देखिए हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रिया होती है, एक है ऐच्छिक और एक है अनैच्छिक। एक क्या है आपका? ऐच्छिक है और दूसरा है अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया हुआ जो हम नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे हो गया हाथ पैर हिलाना, चलना, ठीक है, हाथ पैर हिलाना अर्थात चलना, बोलना, ठीक है, ये सब क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। लेकिन अनैच्छिक क्रिया, अचानक किसी वस्तु को देखकर, किसी जीव को देखकर डर जाना, छींकाना, हृदय धड़कन का धड़कना, ये सभी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। ओके, तो ये पूछ रहा है ऐच्छिक क्रिया क्या है? तो डर जाना, छींकना, चौंकना, ये सभी क्या है? अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया मात्र एक है, कौन? खाना। हमको यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब हमको भूख लगती है तो देखते हैं हम खाना खाने जाते हैं, उसमें इच्छा की बात होती है, कुछ देर बाद भी खा सकते हैं, या थोड़ा नहीं भूख लगा है तो फिर भी थोड़ा हम खा सकते हैं। ये ऐच्छिक क्रिया हो गया। आपने 1-2 दिन उपवास भी रखा जा सकता है, तो ये ऐच्छिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है? मतलब हमारे शरीर में ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि के काम करती है। गुर्दा, यकृत, एड्रिनल, अग्नाशय। तो अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय में आप जानते हैं एक क्या स्रावित होता है? भोजन को पचाने वाला एंजाइम, जिसको अग्नाशयी रस बोलते हैं। और दूसरा है अग्नाशय के दीवार में क्या पाया जाता है? लैंगर-हैंस की द्वीपिका उसको बोलते हैं। लैंगर-हैंस की द्वीपिका। द्वीप के जैसा नजर आता है अग्नाशय में, द्वीप के जैसा। लैंगर-हैंस सबसे पहले वैज्ञानिक ने बताए थे इसके बारे में, इसीलिए इसका नाम लैंगर-हैंस की द्वीपिका है। और ये जो स्रावित करता है, किसकी स्रावित करता है? हार्मोन का स्रावित करता है। तो यहां देख रहे हैं कि एक जगह अंतःस्रावी ग्रंथि का काम कर रही है, दूसरी जगह अग्नाशयी रस जो सही रस, ये जो स्रावित करती है बहिर्ग्रंथि का काम करती है। इसीलिए अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का काम करती है। 40, एक नर हार्मोन है। एड्रिनेलिन, TSH, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन है ये मादा हार्मोन है, और नर हार्मोन, ये दोनों लैंगिक क्रिया, इसके स्राव होने से लैंगिक जनन क्षमता का विकास हो जाता है मादा और नर दोनों में। तो नर के लिए कौन है? टेस्टोस्टेरोन, जो वृषण से स्रावित होती है, और गर्भाशय से एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तंत्रिका तंत्र किस ऊतक का बना होता है? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और एपिथेलियम ऊतक। तंत्रिका तंत्र किस ऊतक का बना रहेगा? तंत्रिका ऊतक का बना रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पैराथायराइड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पीयूष ग्रंथि हिंदी में इसको बोलते हैं। ये मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है? क्योंकि एक से अधिक ग्रंथि पर इसका क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। जैसे थायराइड ग्रंथि जो गला में पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि जब सक्रिय होता है, हार्मोन का स्राव करता है, तब जाके थायराइड ग्रंथि काम करती है। और हमारा अंडाशय और क्या कहते हैं, ये वृषण, ये दोनों भी जनन क्षमता को तब लाती है जब पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन
क्या करता है, उसको उत्तेजित करता है। तो बहुत सारी क्रिया को ये नियंत्रण करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है, 31, 37, 14, 25। तो 31 मनुष्य में क्या होता है, स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है। शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है, हृदय, वृक्क, मस्तिष्क, दिल। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का काम मस्तिष्क करती है, जो सभी निर्णय का संपादन करती है और हमारे शरीर के एक सुसज्जित नियंत्रण का काम करती है। और जानते हैं मस्तिष्क यदि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये गड़बड़ हो जाए तो हम लोग किस प्रकार हरकत करने लगते हैं। ओके, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन हो गया, मस्तिष्क हो गया, जो कि पूरे शरीर का नियंत्रण और समन्वय का काम करता है। यौवन आरंभ में संबंधित किसी एक हार्मोन का नाम। यौवन आरंभ दो हार्मोन की वजह से होता है, नर में टेस्टोस्टेरोन की वजह से और मादा में एस्ट्रोजन की वजह से। इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनालिन उपयुक्त सभी। तो इस एस्ट्रोजन हो जाएगा, जो कि मादाओं में क्या करती है, ये यौवन आरंभ का काम करती है। नर में जो है यौवन आरंभ का काम कौन हार्मोन करता है, टेस्टोस्टेरोन। ये जो है नर में क्या करता है, यौवन आरंभ का काम करता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, बेटिंग, डार्विन, लेमार्क, उपरोक्त सभी। तो बेटिंग जो है इंसुलिन हार्मोन की खोज किए थे। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन। तो हम सब जानते हैं वृषण द्वारा जो स्रावित हार्मोन है क्या है, टेस्टोस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है ये कहां से स्रावित होता है, अंडाशय से, और एस्ट्रोजन जो है गर्भाशय से स्रावित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 48 नंबर पर आ चुके हैं हम लोग। याद रखें कि 50 क्वेश्चन का समूह बना के हम हर एक वीडियो में ऑल सब्जेक्ट का यूट्यूब पर डाल रहे हैं, जो कि आपके तैयारी को काफी रोचक बनाएगा। और कॉन्सेप्ट के साथ चूंकि हम आपको बातों को स्पष्ट करते जाते हैं ताकि आपको याद रहे, रटना ना पड़े। ठीक है, तो यदि आप 10th के हैं, 12th के हैं या कंपटीशन क्लास के हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। यदि आप बायोलॉजी से संबंध रखते हैं तब। बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय होता है, रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, ये भी दोनों कोई नहीं। तो देखिए रासायनिक समन्वय केवल पादप में होता है, मानव में दोनों समन्वय होता है, तंत्रिका समन्वय और रासायनिक समन्वय दोनों। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में पादप भी आ जाता है और मानव भी आ जाता है। तो तंत्रिका समन्वय उस हिसाब से इसका ओरिजिनल आंसर होगा, लेकिन मानव में पूछेगा तो ये भी दोनों हो जाएगा। क्योंकि बहुकोशिकीय पादप भी आ जाता है, जंतु भी आ जाता है, इसलिए जंतु में तंत्रिका समन्वय होता ही है। बहुकोशिकीय जीवों में बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय होता है। देखिए तंत्रिका केवल मानव में आता है, लेकिन पौधा में रासायनिक हो जाएगा, तो ये भी दोनों यहाँ पे देंगे। ओके, ताकि बहुकोशिकीय पौधा भी आ जाता है, उसमें केवल रासायनिक समन्वय आता है, तंत्रिका तंत्र उसमें पाया नहीं जाता, तो ये भी दोनों हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन है, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, जल द्वारा, प्रकाश द्वारा, हार्मोन। हार्मोन मतलब क्या हुआ, ये एक रासायनिक पदार्थ है, ये एक क्या है, रसायन है, इसीलिए इसका नाम रासायनिक समन्वय है। तो हार्मोन द्वारा क्या होता है, पौधा में रासायनिक समन्वय होता है। और जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि जो है मानव में, इसमें किसी विशेष प्रकार की नलिका नहीं पाई जाती है, नलिका विहीन ग्रंथि कहलाती है। डायरेक्ट ये हार्मोन स्रावित होकर रक्त में मिलता है और शरीर के आवश्यक अंग तक पहुंचाता है। क्या है कि ये स्रावित कहीं और से होती है और काम कहीं और करती है, और थोड़ी सी मात्रा ही अद्भुत परिवर्तन, चमत्कारी परिवर्तन लाता है हमारे शरीर में, और थोड़ा अधिक या थोड़ा ज्यादा होने से ढेर बीमारी का कारण भी बन जाता है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, तंत्रिका तंत्र की संरचना और क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, अर्थात तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है जो उसके सभी कार्य को पूरा करता है, उसके संरचना प्रदान करता है। विकृत तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो न्यूरॉन है या तंत्रिका कोशिका है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ओके, तो आज का ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। 50 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। आप सभी हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और आप
लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो आपका इसमें कुछ जाएगा नहीं, बस हमें सपोर्ट मिल जाएगा और हम आपकी मदद अच्छे तरह से कर पाएंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद, जय हिंद।